नमस्कार साथियों, एक बार पुनः आप सभी का गौरव ज्ञान धारा की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन। जैसा कि आज की कक्षा हम ओपीडी के माध्यम से पढ़ने जा रहे हैं, अर्थात ऑब्जेक्टिव प्रश्न धारा। मित्रों, पूर्व की कक्षाओं में हमने जो है वर्ण विचार किया। टोटल इसकी 2 कक्षाएं रही, जिसमें स्वर और व्यंजन के भेदों को लेकर, या कह सकते हैं कि इसके उच्चारण स्थान, उच्चारण समय, जीवा, मुखाकृति और भी अधिक प्रकार के जितनी भी डिफरेंट वेरिएशन थे उसके अकॉर्डिंग उनको देखने का प्रयास किया। तो आशा है मित्रों कि उसमें आप अधिकतम जो है वो समझ पाए होंगे, मुझे उम्मीद है। और अब जो है आज की कक्षा में हम एक नवीन बिंदु के साथ में, जैसा कि इस थंबनेल के अकॉर्डिंग आपको पता चल पा रहा होगा, कि संज्ञा एवं उसके भेद। तो लीजिए मित्रों, आज का ये बिंदु बहुत ही बेहतरीन रहने वाला है, क्योंकि ये बिंदु जो है अपने आप में एक ऐसा व्याकरणिक जो है बिंदु रहता है कि जब भी कोई शिक्षक अगर व्याकरण पढ़ा रहे हैं तो उसमें सबसे पहले एक उचित बिंदु जो है वो निकल कर सामने आता है, संज्ञा। तो लीजिए, आज हम बात करने जा रहे हैं संज्ञा एवं उसके भेद की। ये बड़ा ही बेहतरीन और एक कह सकते हैं कि इस टाइप का टॉपिक रहता है कि जिसमें आपके प्रतियोगी परीक्षाओं को लेकर जो है इसमें एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, चाहे वो किसी भी वेरिएशन से हो, किसी भी इफेक्ट से हो, तो किसी भी एंगल से इसमें प्रश्न आपके सामने उपस्थित हो सकता है। मैं प्रयास करूंगा कि उस प्रत्येक दृष्टिकोण से जो है हम यहाँ पर प्रश्नों को हल कर पाए और उन प्रश्नों तक पहुंच पाए जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो लीजिए मित्रों, आज की कक्षा का प्रारंभ करते हैं। थंबनेल के अकॉर्डिंग देख लिया आप, कक्षा 3 है ये, संज्ञा एवं उसके भेद। तो लीजिए, आज का अपना बिंदु है संज्ञा। क्या है संज्ञा? सर्वप्रथम मैं आपको बात करना चाहूंगा कि संज्ञा को पढ़ने से पहले हमें यह पता होना चाहिए कि संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है। अर्थात मैं तो ये कहूंगा कि जब भी, चाहे वो कोई भी विषय हो या आप कोई भी शीर्षक से पढ़ रहे हो, हमेशा जिस विषय को आप पढ़ने जा रहे हैं उस विषय का शीर्षक का ज्ञान आपको अवश्य होना चाहिए। जैसा कि संज्ञा है, तो इस संज्ञा का जो शाब्दिक अर्थ होगा मित्रों, जो शाब्दिक अर्थ है वो रहेगा सम्यक ज्ञान या सभी का ज्ञान या नाम। अर्थात मैं आपको यह चीज समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं उपस्थित हैं, चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो प्राणी हो, चाहे वो कोई सी भी अवस्था हो, गुण हो, दोष हो, भाव हो, वो किसी भी दृष्टिकोण में आपके समक्ष उपलब्ध है और इस ब्रह्मांड में उपस्थित है, तो वो सारी ही चीजें कहीं ना कहीं जो है वो संज्ञा ही है। इस बात से आप भलीभांति परिचित हो जाए। तो शीर्षक को यहां पर अपन शाब्दिक अर्थ के माध्यम से देखने का प्रयास कर रहे हैं कि संज्ञा कहते किसे हैं। तो संज्ञा इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तु हैं, आप अभी जिस जगह बैठे हैं, आप जहां से पढ़ रहे हैं, आप जहां खड़े हैं, चाहे वो भीड़ हो, बाजार हो या आपका घर हो, जैसे मैं जिस रूम में हूं, इस रूम में बैठने वाली जो कलम, ये भी अपने आप में एक संज्ञा है। अर्थात यहां पर जो भी देख रहा हूं, डोर है, विंडोज है, खिड़की है, अर्थात जो दरवाजे हैं, पंखा है, टेबल है, आपके सामने जो भी पुस्तक पढ़ी है, वो कहीं ना कहीं सारी ही चीजें जो है वो संज्ञा ही है। बस उसके टाइप्स जो है वो अलग प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन वो जो है संज्ञा ही है। क्लियर है मित्रों? तो यहां पर हमने बात की कि शाब्दिक अर्थ इसका सम्यक ज्ञान, सभी का ज्ञान और नाम, अर्थात जितने भी प्रकार के नाम है वो सभी अपने आप में संज्ञा ही है। एक बात, सेकेंडरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि हमने जब भी व्याकरण को पढ़ा है तो उस व्याकरण में सबसे पहले मैंने आपको यह कहा था कि कोई भी भाषा पढ़े, चाहे वो कोई भी भाषा हो, अगर आप उसकी व्याकरण को पढ़ना चाहते हैं या उस भाषा को पढ़ना चाहते हैं तो हमेशा उसको 3 भागों में डिवाइड करके अपन देखते हैं, जिसमें वर्ण, शब्द और वाक्य। अर्थात यहां पर मैं बात करना चाहूंगा कि देखिए, संज्ञा जो है, इसमें शब्द की बात करें तो ये एक शब्द रचना का विषय रहता है। और शब्द रचना में हम देखते हैं कि शब्द रचना में बात करते हैं, शब्द में बात करते हैं कि शब्द विचार पर बात करते हैं, तब शब्द विचार में एक टाइप से, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द हैं, शब्द रचना के आधार पर जो शब्द हैं, या प्रयोग के आधार पर शब्द हैं, या अर्थ के आधार पर शब्द है। तो यहां पर प्रयोग के आधार पर जो शब्द होते हैं, प्रयोग आधार पर, उसमें जो है विकारी और अविकारी टाइप्स के जो प्रश्न है वो रहते हैं, जो भाग है वो रहते हैं। तो ध्यान रहे
कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। हमेशा इस बात का आपको विशेष ख्याल रखना है कि संज्ञा एक विकारी शब्द है। विकारी अर्थात विकार से ये बना हुआ शब्द है। विकार का मतलब होता है परिवर्तन, विकार मतलब कि परिवर्तन हो, ठीक है ना। अर्थात ये लिंग वचन कारक काल के द्वारा जो है के अनुसार इसमें परिवर्तन होता है, वो विकारी शब्द कहते हैं। अर्थात इसका एक शब्द और है, उसे अपन अव्यय भी कहते हैं। अर्थात संज्ञा एक विकारी शब्द है। तो मित्रों देखिए, संज्ञा का शाब्दिक अर्थ सम्यक ज्ञान, सभी का ज्ञान, नाम, इस ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें उपस्थित है वो सभी अपने आप में क्या है, संज्ञा है। और नेक्स्ट इसके प्रयोग के आधार पर जो विकारी और अविकारी शब्द हैं, इसमें से ये विकारी शब्द का सूचक है कौन, संज्ञा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, ये सारे ही विकारी शब्द हैं। ओके मित्रों, अब चलते हैं इस संज्ञा की परिभाषा पर। जैसे कि हालांकि मैंने बता दिया आपको कि व्यक्ति, वस्तु, स्थान, भाव का बोध करने वाले जो शब्द होते हैं वो अपने आप में संज्ञा कहलाते हैं। लेकिन फिर भी इसकी एक जो ट्रेडिशनल, जो पारंपरिक परिभाषाएं हैं उससे भी अपन परिचित होना अपना बनता है। तो देखिए कि संज्ञा किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, भाव, अवस्था, गुण या दशा के नाम को अपन क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं, ठीक है ना। चाहे वो वस्तु हो, चाहे वो स्थान हो, भाव हो, अवस्था हो, गुण हो या कोई दशा हो, ठीक है ना, ये सभी नाम अपने आप में क्या है, संज्ञा ही है। अर्थात इनको अपन संज्ञा ही कहेंगे। ओके, फिर जैसे आलोक, जैसे पुस्तक, जोधपुर, दया, मिठास, गरीबी, हालांकि इनके टाइप्स अलग हो सकते हैं लेकिन है ये संज्ञा। एक बार हम इसको सिर्फ इसी दृष्टिकोण से देखने का प्रयास करते हैं, ठीक है मित्रों। फिर चलते हैं कि संज्ञा के मुख्य प्रकार जो होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। इसमें पहला प्रकार है व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। हालांकि कुछ विद्वान इसके टाइप 5 ही बताते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे आपको 3 ही बताऊंगा और 5 कैसे होते हैं वो भी मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। देखिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो ध्यान रहे मित्रों कि इस जातिवाचक संज्ञा के ही जो है 2 प्रकार रहते हैं, जिसमें समुदायवाचक या समूहवाचक और भाववाचक संज्ञा का दूसरा, अपने जातिवाचक संज्ञा का दूसरा भाव होता है द्रव्यवाचक। अर्थात ये 2 प्रकार के यहां पर और जो है प्रकार निकल कर आते हैं। अर्थात इस टाइप से ये 5 टाइप हो सकते हैं, लेकिन हमें 5 का प्रकार नहीं बताना है, आपको 3 ही प्रकार बताने हैं, लेकिन जातिवाचक के 2 टाइप से। ओके, क्लियर होता है यहां पर मामला। और यहां पर अपन समझते हैं कि ये व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक और जातिवाचक संज्ञा के 2 जो है टाइप्स यहां पर निकल कर सामने आते हैं। फिर आशा है मित्रों की यहां तक आपको समझ में आया होगा बिल्कुल। अब अपन देखते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, अब पर्टिकुलर एक एक संज्ञा को यहां पर पढ़ने का प्रयास करता है भिन्न उदाहरणों के माध्यम से। देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष, स्थान विशेष। अब इसमें व्यक्ति, वस्तु और स्थान अलग अलग टाइप से जो है वो इसके एग्जाम्पल रहेंगे और उसको अपन देखेंगे कि नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, अब इसको आगे चलते हैं। एक बार इसको स्लाइड्स को देख लें और एक बार प्रयास करें कि हो सकता है स्क्रीनशॉट की आवश्यकता हो तो वो भी ले लें एक बार, फिर आगे चलते हैं। ओके मित्रों, फिर चलते हैं आगे। जातिवाचक संज्ञा, एक बार अपन व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को लेकर ही यहां पर बात करेंगे। जातिवाचक संज्ञा, तो देखिए जिस संज्ञा से किसी प्राणी, वस्तु, स्थान, अब देखिए वहां पे क्या था कि व्यक्ति था, अब यहां पे प्राणी जो है वो प्राणी को लेकर अपन बात कर रहे हैं। प्राणी, वस्तु और स्थान वो सेम ही है। या जाति, किसकी जाति या पूरे वर्ग का बोध करता तो व्यक्तिवचन तो विशेष तो क्या है, एक वचन से रिलेटेड है। और जाति विचक में क्या होगा कि बहुवचन जो है वो यहां पर प्रयोग हो जाएंगे, अर्थात वहां पे एक है, यहां पे अधिक है, एक और अधिक। तो व्यक्तिवाचक एक से रिलेटेड है और जातिवाचक पूरे वर्ग या जाति या बहुवचन कह सकते हैं अपन, अर्थात वहां पर पर्टिकुलर वन और यहाँ पे एक से अधिक, अर्थात ये जातिवाचक संज्ञा का सूचक होता है, अर्थात इसे अपन जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ओके, अब इसके 2 भेद हैं, समुदायवाचक संज्ञा और द्रव्यवाचक संज्ञा, जैसे कि मैंने आपको भी बता दिया। ठीक है मित्रों, अब इन दोनों को पर्टिकुलर रूप से अपन यहां पर एक्सप्लेन करने का प्रयास करते हैं, जिसमें देखिए कि हमेशा ध्यान रखें कि व्यक्तिवाचक संज्ञा जो है, व्यक्तिवाचक संज्ञा हमेशा
एक वचन का सूचक रहती है। किसका? एक वचन का सूचक रहती है। ठीक है, तो इसमें देखिए व्यक्ति विशेष, वस्तु विशेष या स्थान विशेष। अब व्यक्ति विशेष है, एक वचन का प्रतीक होगा, तो यहां पर जैसे कि अभिषेक, कला, गुंजन, ये क्या है? एक व्यक्ति विशेष के रूप में अपन बात कर रहे हैं। अब वस्तु विशेष तो जैसे कि है वो एक वचन ही, ध्यान रखें, है वो एक वचन। अर्थात अगर व्यक्ति विशेष की बात करता है, रीता मशीन, उषा पंखा या रामायण। फिर बात करते हैं स्थान विशेष की, तो ताजमहल, फिर गंगा या भारत। इस तरह से ये व्यक्तिवाचक एक वचन संज्ञा के रूप में हो गया। और यदि इसी को अपन जातिवाचक के रूप में तब्दील करें, जातिवाचक संज्ञा में, तो देखिए यहां पर एक वचन था और यहां पर जो है बहुवचन, एक से अधिक। जैसे यहां पर व्यक्ति विशेष है तो यहां पर प्राणी विशेष हो जाएगा, वस्तु विशेष और स्थान विशेष। प्राणी विशेष में जैसे कि मनुष्य, तो मनुष्य एक जाति या पूरे वर्ग को जो है यहां पर जो है बता रहा है। अर्थात मनुष्य, लड़का, सेना, इस टाइप से देख सकते हैं अपन। वस्तु में अपन देख ले तो मशीन, पंखा या पुस्तक ले ले। और स्थान है तो जैसे महल, नदी या देश ले लें। इस तरीके से हम यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को एक बार इन दोनों में ही जो है अपन अंतर स्पष्ट कर देते हैं कि किस तरीके से है तो ये संज्ञा, लेकिन किस तरह से एक वचन और बहुवचन में विभाजन होने पर व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा में जो है यहां पर तब्दीली हो जाती है। जैसे व्यक्ति विशेष अभिषेक, कला, गुंजन। अब यहां पर देखिए वही व्यक्ति विशेष में मनुष्य हो गया, लड़का हो गया, ये सेना होगी बहुत सारी, अर्थात है वो सभी जो है संज्ञा, बट व्यक्ति विशेष और जातिवाचक में यहां पर डिफरेंस आ जाएगा। फिर है वस्तु, रीता मशीन, उषा पंखा, रामायण। अब ये सिर्फ मशीन कर दिया तो ये वस्तु विशेष में चला गया, अर्थात जातिवाचक में आ जाएगा। और अगर वो केवल एक मात्र एक किसी कंपनी का, किसी का ब्रांड का नेम है और रीटा मशीन, तो वो पर्टिकुलर एक वचन में चला गया, अर्थात वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल जो है वो हो जाएगा। फिर स्थान को लेते हैं तो ताजमहल, ताजमहल अपने आप में सिर्फ एक को बता रहा है, वो एक ही बिल्डिंग की बात कर रहा है, ताजमहल की ही बात कर रहा है। लेकिन यदि हम महल की बात करें तो वो जातिवाचक अर्थात पूरे वर्ग या किसी जाति में चला जाएगा, अर्थात उसे अपन जातिवाचक संज्ञा में जो है वो तब्दील कर देंगे। गंगा पर्टिकुलर अपने आप में एक है, लेकिन यदि नदी की बात करें तो नदी पूरे वर्ग को या अपनी पूरी जाति को यहां पर जो है एक्सप्लेन करती है। भारत केवल एक देश है, लेकिन देश में अब देश अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो ये अपनी पूरी देशों की जाति की बात कर रहा है। अर्थात इस तरह से अपन व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में जो है यहाँ पर डिफरेंट जो है वो समझ सकते हैं। आई थिंक देख लें इसमें एक बार और अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करते हैं, फिर चलते हैं आगे। आशा है मित्रों कि आपको समझ आ रहा होगा। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए हम बात कर रहे थे, हमने एक बार यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में जो है यहां पर भेद देख लिया। जैसा कि आपने ये बता दिया यहां पर इस तरह से हम देख रहे हैं
फिर चलते हैं अपन आगे, एक बार की और अच्छे तरीके से व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में एक बार कुछ डिफरेंस देख लें। अब देखिए, मैं एक बात करता हूं संज्ञा की। अब इसी संज्ञा को अपन समझते हैं। तो जैसे मैं बात करता हूं एक पर्वत की, मैं बात करता हूं एक झील की, मैं बात करता हूं एक देश की, मैं बात करता हूं किसी राज्य की, मैं बात करता हूं किसी जिला की, मैं बात करता हूं किसी चोटी की, मैं बात करता हूं किसी महल की, या मैं बात करता हूं किसी नदी की, या मैं बात करता हूं किसी बालक की, या मैं बात करता हूं किसी बालिका की। इस दृष्टि से हम यहां पर बात कर रहे हैं जैसे किसी तरीके से कि व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा में क्या डिफरेंस हो सकता है। या मैं बात करता हूं किसी ग्रह की। अब ये देखिए, मैंने आपके सामने कुछ नाम यहां पर लिखे हैं। अब देखिए पर्वत, तो पर्वत, ये पर्वतों के प्रकार, मतलब कि ये पर्वत पूरी जाति को बयां कर रहे हैं, यहां पर ये पूरे वर्ग को बताने का प्रयास कर रहे हैं। अर्थात इसे अपन यदि सिर्फ मैं लिख दूं हिमालय, तो क्या बन जाएगा, ये यहां पर एक वचन बन गया और ये यहां पर बहुवचन, मतलब कि यहां पर ये जातिवाचक सूचक बता रहा है और ये केवल एक व्यक्तिवाचक संज्ञा का यहां पर उदाहरण हो सकता है। यहां पर लिखा मैंने झील, अतः झील को मैं सिर्फ एक डल झील के रूप में बता दूं जो कश्मीर में है, तो वो पर्टिकुलर एक वचन में जाएगी, अर्थात वो व्यक्तिवाचक संज्ञा का जो है उदाहरण हो जाएगा। और झील अपने आप में पूरी जाति का यहां पर जो है वो बता रहा है, अपनी जाति को प्रेजेंट कर रहा है, तो वहां पर वो बहुवचन का रूप हो जाएगा, अर्थात वो जातिवाचक संज्ञा को करेगा। देश, अब देश खूब सारे, लेकिन मैं यहां पे सिर्फ भारत को एक्सप्लेन कर दूं। उसी प्रकार से राज्य, मैं यहां पे राजस्थान को बता दूं। जिला, तो मैं यहां पे पाली को बता दूं। चोटी, चोटी मैं यहां पे जरगा को बता दूं। महल, महल है तो मैं यहां पर जैसे ताजमहल को बता दूं। नदी है, तो नदी है तो मैं यहां पे व्यास नदी को बता दूं। बालक है तो मैं राम को बता दूं। बालिका है तो मैं सीता को बता दूं, या ग्रह है तो मैं पृथ्वी को बता दूं। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि एक साइड में सारे बहुवचन है, अर्थात वो जातिवाचक सूचक है, और एक साइड में सारे एक वचन है, अर्थात वो व्यक्तिवाचक संज्ञा के जो है वो एग्जाम्पल यहां पर उभर कर सामने आते हैं। इस तरह से हम संज्ञा को यहां पर बेहतरीन तरीके से जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा के बीच में जो डिफरेंस जो है यहां पर अपन देख सकते हैं और एक्सप्लेन कर सकते हैं कि किस प्रकार से जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में ये जो है भेद जो है वो निकलकर सामने आते हैं। इन तमाम उदाहरणों के माध्यम से देख लें आप, फिर आगे चलते हैं। तो मित्रों, जैसा कि इस समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, अब हम बात कर रहे हैं यहां पर जातिवाचक, जैसे कि व्यक्तिवाचक जातिवाचक में भेद जो है अपन समझ गए, अर्थात व्यक्तिवाचक का कंसेप्ट यहां पर क्लियर है और जातिवाचक का कंसेप्ट यहां पर क्लियर है। अब अपन बात करते हैं जातिवाचक संज्ञा के जो भेद है उसको लेकर यहां पर बात करते हैं बेहतरीन तरीके से। तो देखिए, सबसे पहले जो जातिवाचक संज्ञा के भेद है, जिसमें अपन बात कर रहे हैं सबसे पहले समुदायवाचक। समुदायवाचक संज्ञा की, तो यहां पर अपन लिखेंगे कि वे संज्ञा शब्द
जो किसी समूह का बोध कराते हैं, सीधी सी परिभाषा है इसकी, किसी समूह का बोध कराते हैं, उसे अपन क्या कहेंगे, समुदायवाचक संज्ञा। ओके, अब ऐसे शब्द जो समूह का बोध कराए, तो ऐसे काफी एग्जांपल्स हैं, उसको भी अब आप देखने का प्रयास करते हो तो देखिए, जैसे परिवार, जैसे सभा, जैसे समाज, जैसे दल, जैसे भीड़, जैसे बाजार, जैसे कुंज, जैसे पुंज, जैसे टोली, जैसे मंडल, जैसे संगठन, जैसे मंडली, जैसे जत्था, जैसे झुंड, जैसे दरबार, जैसे संगठन। इस तरीके से इन तमाम उदाहरणों के माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो है जातिवाचक संज्ञा का जो भेद समुदायवाचक है, वो समूह का बोध किस प्रकार से करवा रहा है। और ये जितने भी मैंने आपके सामने एग्जाम्पल यहां पर प्रेजेंट किए हैं, वो सभी अपने आप में समुदायवाचक संज्ञा जो है वो बताते हैं। जैसे कि परिवार, सभा, परिवार किसे कहेंगे, जहां पे माता पिता और उसकी संतान जो एक साथ में रहती है, वो क्या होगा, परिवार। सभा, सभा में एक से अधिक लोग होंगे। समाज, दल, भीड़, बाजार। अब जो भीड़ है, जो बाजार है, उस बाजार में कितने सारे लोग होते हैं, एक से अधिक लोग, अर्थात वो कहीं ना कहीं समुदायवाचक संज्ञा का जो है वो एग्जाम्पल रहेगा। कुंज किसे कहते हैं, कुंज जो है, जो लताओं की जो बेल होती है, जो लताएं होती है, उन लताओं की जो एक जगह होती है, जैसे बगीचा है, बाग बगीचा है, उपवन है, उसे अपन कुंज कहेंगे, ठीक है ना, उनका जो समूह होगा। फिर पुंज है, तो पुंज ध्यान रखना कि जो तारों का समूह होता है, उसे अपन पुंज कहते हैं, तारों का समूह। किसका, तारों का समूह। फिर टोली है, मंडल है, संगठन है, कोई भजन मंडली, ठीक है ना, संगठन को ऑर्गेनाइजेशन है। फिर जत्था, यात्रियों का होता है, हमेशा झुंड, हमेशा ध्यान रखें इंसानों का नहीं होता, वो किसी ना किसी पशुओं का ही रहता है, जैसे कुत्तों का झुंड, ठीक है ना, दरबार, संगठन आदि। इस तरीके से ये सारे ही जो एग्जाम्पल है, वो आपके समुदायवाचक संज्ञा को जो है यहां पर बतलाते हैं। ठीक है मित्रों, देख ले इसे, फिर आगे चलते हैं। ठीक है मित्रों, फिर चलते हैं आगे। अब देखिए, समुदायवाचक यहां पर क्लियर होता है। अब अपन बात करते हैं द्रव्यवाचक संज्ञा की। किसकी, द्रव्यवाचक संज्ञा की। तो देखिए, जातिवाचक संज्ञा का ही दूसरा पार्ट द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्यवाचक संज्ञा, तो द्रव्यवाचक संज्ञा में ध्यान रहे कि जो द्रव होते हैं, द्रव में हमेशा सोना, चांदी, लोहा, ये सारे ये रहेंगे द्रव। और द्रव्य जो है, जितने भी तरलीय पदार्थ है, वो सब इसमें आएंगे। किसमें, द्रव्य में। ठीक है, तो इस तरह से अपन सॉरी, द्रव्य सोना, चांदी, लोहा, तरल पदार्थ द्रव्य पदार्थ में आ जाएंगे। ध्यान रखिए, द्रव और द्रव्य में एक डिफरेंस रहता है कि जितने भी सोना, चांदी, लोहा जो पदार्थ है, जितने भी, वो सारे ही जो है किसमें आएंगे, द्रव में। और जो द्रव्य है,
वो जितने भी तरलीय पदार्थ है वो सारे इसमें आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से अपन देख सकते हैं कि द्रव्यवाचक संज्ञा के ये भेद रहते हैं। जहां पर जो है पदार्थ हो, उन पदार्थों को अपन क्या कहेंगे, द्रव्यवाचक संज्ञा। ठीक है ना। अब देखिए इसके रूप है अलग अलग। सभी पदार्थ, सभी द्रव या पदार्थ या धातु है। उसके बाद में सभी तरल पदार्थ, सभी गैसीय पदार्थ और मानव का खान पान और कोयला, लकड़ी, ऊन आदि। अब देखिए सभी धातुएं, तो इन सभी धातुओं में जैसे सोना, चांदी, लोहा, कोई भी धातु हो वो किसमें जाएगा, द्रव में जाएगा या धातुओं में जाएगा। सभी तरल पदार्थ जिसमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पानी, ये सब किसमें जाएंगे, तरल पदार्थ में जाएंगे। फिर सभी गैसीय पदार्थ जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन आदि। फिर सभी मानव के खान पान की चीजें, चाय, कॉफी, दही, छाछ आदि। ठीक है, और कोयला, लकड़ी और ऊन, ये सारी ही चीजें द्रव्यवाचक संज्ञा के जो है वो उदाहरण रहेगा। इस तरीके से हम जातिवाचक संज्ञा के दो रूप, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक संज्ञा को यहां पर समझ सकते हैं। इस तरीके से ये दोनों ही संज्ञाएं आपके सामने जातिवाचक संज्ञा के उपभेद के रूप में आपके समक्ष प्रस्तुत है। देख ले इसे, फिर आगे चलते हैं। आशा है मित्रों बिल्कुल ये जातिवाचक संज्ञा वाला कंसेप्ट आपको यहां पर बिल्कुल अच्छे से समझ में आया होगा। और पर आगे चलते हैं। जैसा कि यहां पर हमने जातिवाचक संज्ञा के दोनों भेद, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक को एक्सप्लेन किया। और अपन एक और कंसेप्ट लेते हैं जिसमें हम और अच्छे तरीके से जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को यहां पर एक्सप्लेन कर पाएंगे। जैसे यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा को तुलना के रूप में प्रयुक्त करें तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा का तुलना के रूप में अगर कोई उपयोग होता है तो वो जातिवाचक संज्ञा में बदल जाती है। अब देखिए कैसे, जैसे मैं कुछ उदाहरणों के माध्यम से यहां पर इसको समझाने का प्रयास करूंगा कि सरदार पटेल भारत के
बिस्मार्क थे। आप तो हरिश्चंद्र हो। वह तो विभीषण है। अब देखिए, मैंने आपको यह कहा कि यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा को तुलना के रूप में यदि हम प्रयुक्त करते हैं या प्रयुक्त हो जाता है कहीं, तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अब कैसे? अब देखिए, यहां पर सरदार पटेल भारत के बिस्मार्क थे। अब यहां पर देखिए बिस्मार्क, पटेल की तुलना किससे की जा रही है? बिस्मार्क से। अब यहां पे लगता तो ऐसा है कि जैसे बिस्मार्क है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि यहां पर केवल व्यक्ति विशेष है। ठीक है, ऐसा कैसा हरीशचंद्र। अब हरिश्चंद्र में भी इसी टाइप से हो रहा है कि ये भी एक व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में अपन को प्रयुक्त हो रहा है, लेकिन यहां पर इसका जो वाक्य में प्रयोग हुआ है वो किस टाइप से है, अर्थात अपन तुलना के रूप में देख रहे हैं। फिर देखिए विभीषण, उसी टाइप से ये विभीषण। तो ध्यान रहे मित्रों कि तुलना जो की जाती है वो किसी व्यक्ति को लेकर नहीं, उसके गुणों और लक्षणों को लेकर की जाती है। और लक्षण कभी एक नहीं होता, गुण कभी एक नहीं होते, वो एक से अधिक होते हैं। अर्थात यहां पर सरदार पटेल भारत के बिस्मार्क थे, तो बिस्मार्क का जो है बिस्मार्क से संबंध नहीं है, उसके गुणों और लक्षणों के आधार पर हम जो है यहां पर तुलना कर रहे हैं सरदार पटेल के साथ में। अर्थात ये बिस्मार्क जो है वो कौन सी संज्ञा होगी? जातिवाचक संज्ञा होगी। कौन सी होगी? जातिवाचक संज्ञा। उसी टाइप से हरीशचंद्र जो होगा वो भी अपने आप में जातिवाचक संज्ञा का एग्जाम्पल रहेगा। और आप तो हरीशचंद्र है, मतलब कि हरीशचंद्र जैसे गुण और जो लक्षण है वो उस टाइप के हैं आपके अंदर। आप इतने सत्यवादी हैं कि आप में हरिश्चंद्र जैसे गुण है, अर्थात गुण एक नहीं होता, एक से अधिक होता है। और यहां पर भी ये जातिवाचक संज्ञा का ही रूप रहेगा। और विभीषण भी घर का भेदी लंका ढाए, ठीक है ना। तो विभीषण की करतूत भी जो है कहीं ना कहीं समाज में नुकसान देती है, और वो जो है यहां पर विभीषण को भी अपन जातिवाचक संज्ञा के रूप में यहां पर बताएंगे। क्लियर है मित्रों? इस तरीके से अपन इस कंसेप्ट को समझते हैं कि यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा को तुलना के रूप में प्रयुक्त करें तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। इन तमाम उदाहरणों के माध्यम से आप इस कंसेप्ट को समझ पाएंगे। देख लीजिए, फिर चलते हैं आगे। ठीक है मित्रों, एक कंसेप्ट और लेते हैं हम। दूसरा, यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हो, बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हो तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। ठीक है मित्रों, तो क्या कहा? व्यक्तिवाचक संज्ञा यदि बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हो तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अब देखिए कैसे। उदाहरण, फर्स्ट, विभीषणों ने हमेशा नुकसान ही किया है, नुकसान किया है। ओके, आजकल कुंभकर्णों का जमावड़ा है,
एक और एग्जांपल, हमारी कक्षा में हरीशचंद्रों का दबदबा है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहां पर ये नियम नंबर 2 की बात कर रहे हैं। यहां पर व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को अपन और बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास कर रहे हैं कि कहीं पर किस प्रकार से जो है वो जातिवाचक संज्ञा और बन जाती है। यदि व्यक्तिवाचक संज्ञा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त हो तो वह जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। अब देखिए कैसे, जैसे एग्जाम्पल है, विभीषणों ने हमेशा नुकसान किया है। अब देखिए विभीषण तो एक ही था, लेकिन यहां पर इसको बहुवचन के रूप में, मतलब कि उसकी करतूतें इस टाइप की थी कि इसको एक पूरा जाति जो है जाति वर्ग से संबोधित किया जा रहा, मतलब इतने सारे लोग खूब है इस टाइप के जो घर का भी जो है जो भेद जो है वो दे देते हैं या धोखेबाजी कर देते हैं, ठीक है ना। तो विभीषणों ने हमेशा नुकसान नहीं किया, जब जब कोई विभीषण पैदा हुआ है तो उसने हमेशा नुकसान ही किया है, ठीक है ना। अर्थात यहां पर जो है वो एक जाति सूचक शब्द बोल का सामना आता है जब किसी व्यक्तिवाचक संज्ञा को जातिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त करते हैं, ठीक है। अर्थात ये जाति वर्ग को जो है यहां पर बता रहा है। क्लियर। आजकल कुंभकर्णों का बहुत ही जमावड़ा है, मतलब कि जो नींद प्रेमी है, कैसे हैं, नींद प्रेमी, उनके लिए बात की गई है। मौसम भी इस टाइप का होता है कि लोग जो है वो अभी सर्दियां आती है, आते ही जो है ऐसा लगता है कि नींद प्रिय अधिकतम लोग जो है वो देखे जाते हैं। तो आजकल कुंभकर्णों का जमावड़ा, मतलब कि नींद प्रेमी बहुत अधिक हो गए, सोना अच्छा लगता है, वो लोगों को कार्य करना अच्छा नहीं लगता, उस टाइप से ये भी एक जाति सूचक जो है यहां पर सब कुंभकर्ण को व्यक्तिवाचक से जब बहुवचन के रूप में प्रयुक्त किया तो यहां पर एक जाति वर्ग को जो है संबोधित कर रहा है। हमारी कक्षा में हरिश्चंद्रों का जमावड़ा है, अर्थात सत्यवादी लोगों का दबदबा है, मतलब कि हमारी कक्षा में सत्यवादी लोग अधिक है और अधिक होने की वजह से हमारी कक्षा में उनका दबदबा है, अर्थात जो बदमाश लोग हैं वो अपनी बदमाशियां नहीं कर पाते। इस तरह से ये हरिश्चंद्र भी एक जाति सूचक शब्द को बता रहा है, अर्थात जाति वर्ग को संबोधित कर रहा है, अर्थात यहां पर भी जातिवाचक संज्ञा बन रही है। क्लियर है मित्रों, समझते रहे इसे, देख लें इसे, फिर आगे चलते हैं। आशा है मित्रों ये नियम नंबर दूसरा भी आपको समझ में आएगा, जिसमें आप व्यक्तिवाचक और जातिवाचक संज्ञा को बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे। अब एक एग्जाम्पल और लेते हैं। यदि जातिवाचक संज्ञा शब्द किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ प्रयुक्त हो, कैसा, रूढ़ प्रयुक्त हो तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है, तो वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाता है। क्लियर है मित्रों। अब देखो इसको कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे मैं लिखता हूं यहां पे यादव, पटेल, सरदार पटेल और कोहली। अब देखिए यहां पर प्रतीत तो इस तरह से होता है कि यादव एक तो होता नहीं, बहुत सारे होते हैं, किसी जाति कुनबी का नाम है ये। केवल पटेल, सरदार पटेल ना लिखे, मैं केवल क्या लिखूंगा यहां पर, पटेल लिखूंगा, तो पटेल भी खूब सारे लोग हैं, एक तो हुई नहीं।
और कोहली, तो कोहली भी जाति वर्ग या अपन कह सकते हैं कि उपनाम के रूप में बहुत से लोग प्रयोग करते हैं। लेकिन जब ये जातिवाचक संज्ञा जो है किसी व्यक्ति विशेष के लिए, मतलब कोई व्यक्ति अपने कर्मों के अनुसार इतना प्रसिद्ध हो जाए, अर्थात वो नाम जो है उसके लिए स्पेसिफिक हो जाए, पटेल का नाम सुनते ही डायरेक्ट अपना नाम सामने आ जाता है, सरदार पटेल, राहुल यादव, विराट कोहली। इस तरीके से जब एक जाति सूचक जो शब्द है वो किसी व्यक्ति विशेष के लिए रूढ़ हो जाए कि ये तो बस उसका नाम उपनाम है, मतलब कि सीधा उस लोग इससे कनेक्ट करते हैं, तो यहां पर वो सीधा किस रूप में तब्दील हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में। वाक्य का प्रयोग को देखे फिर देखे बाद, अर्थात ऐसे कंडीशन में वो जातिवाचक संज्ञा से किसमें, व्यक्तिवाचक विशेषण में जो है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो वो तब्दील हो जाएगा। अब देखिए जैसे कि यादव, यादव बहुत अच्छा खिलाड़ी है, अच्छा खिलाड़ी है। पटेल ने देश के एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कोहली ने दोहरा शतक लगाया, दोहरा शतक लगाया। तो आप देख पा रहे हैं कि यादव, पटेल और कोहली ये तीनों ही जो है प्रतीत होता है कि ये जो है व्यक्तिवाचक है, यहां पर जातिवाचक है शब्द ये, लेकिन ये यहां पर व्यक्तिवाचक रूप में, व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में यहां पर जो है वो तब्दील हो चुके हैं, रूढ़ हो गया ये शब्द, अर्थात ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में यहां पर जो है वो बदल गया है। इस प्रकार मित्रों इन तीनों ही नियमों के अनुसार हम व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को बेहतरीन तरीके से समझ पा रहे होंगे आप लोग यहां पर। लीजिए इसी के साथ आगे चलते हैं, आप लोग उसके देख लें फिर आगे चलते हैं। और एक यहां पर और कंसेप्ट अपन लेंगे कि देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा को और बेहतर तरीके से समझने के लिए कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा अनित्यवाचक होती है। कैसी है? अनित्यवाचक संज्ञाएं होती है, अनित्यवाचक संज्ञाएं होती है। अब वो कैसे होती है बताता हूं मैं आपको। और जातिवाचक संज्ञा नित्यवाचक संज्ञा होती है, नित्यवाचक संज्ञा होती है। क्लियर है? तो यहां पर देखिए अनित्यवाचक, अनित्यवाचक का मतलब होता है जो हमेशा नहीं, जो हमेशा नहीं, जो हमेशा नहीं। जैसे कि कोई व्यक्ति विशेष है, जैसे आप किसी ब्रांड की घड़ी पहनते हैं, हो सकता है वो आज बहुत ही ऊंचा नाम है इसका, लेकिन आने वाले 15 वर्षों पश्चात उस ब्रांड का नेम खत्म हो जाए या वो कंपनी डूब जाए, ऐसा कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो ब्रांड नेम तो खत्म हो सकता है लेकिन घड़ी कभी भी खत्म नहीं हो सकती, उसकी जगह पे कोई दूसरे ब्रांड आ जाएंगे। अर्थात यहां पर अपन बात कर रहे हैं, जैसे मैं एक इंसान की बात कर रहा हूं कि ये एक इंसान जैसे कि पवन है, ये पवन जो है हमेशा नहीं रहेगा। ये पवन जो व्यक्ति विशेष है यहां पर वो हमेशा नहीं रहेगा, ये नाम जरूर रहेगा लेकिन हो सकता है ये नाम तो, लेकिन वो व्यक्ति जो है वो कभी नहीं रहता, तो वो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा। लेकिन पवन जो है वो एक आदमी है, ये हमेशा रहेगा।
वो जो एक मजदूर है वो भी हमेशा रहेगा, वो जो एक शत्रु है किसी का वो भी हमेशा रहेगा, वो किसी का भाई है वो भी हमेशा रहेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जातिवाचक संज्ञाएं जो हमेशा रहती है, जो हमेशा है, वो जातिवाचक संज्ञा रहेगी, और जो अनित्यवाचक है, जो हमेशा नहीं है, वो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा में रहेगी। अर्थात यहां पर मेरे कहने का मतलब यह है यहां पर कि जो संज्ञाएं मिट सकती है वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा, अर्थात उसका नष्ट होना तय है। उगे सो वाथ में, फूले सो कुलमाए, चुनिया देवल गिर पड़े और जन्मे सो मर जाए। अर्थात जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु भी निश्चित है, अर्थात खत्म होना जो हमेशा नहीं है वो हमेशा व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएगा, और जो जातिवाचक में जाएगा वो इस टाइप से रहेगा कि वो किसी न किसी चीज में आपके सामने हमेशा बना रहेगा। यहां पर एक और भेद इसके द्वारा व्यक्तिवाचक संज्ञा और जो है जातिवाचक संज्ञा में भेद कर पाएंगे। ठीक है, मैं तो देख लें फिर आगे चलते हैं। अब चलते हैं और आगे, जैसे कि अपन ने यहां पर जातिवाचक संज्ञा के दो भेदों को समझा, जिसमें समुदायवाचक और द्रव्यवाचक, अर्थात जातिवाचक संज्ञा में और व्यक्तिवाचक संज्ञा में भिन्न प्रकार से भेद को मैंने यहाँ पर बताने का प्रयास किया आपके सामने दो तीन नियमों के अकॉर्डिंग, जिसमें आप बेहतरीन तरीके से जातिवाचक और जो है व्यक्तिवाचक संज्ञा में भेद कर पाएंगे। उसको अलग अलग दृष्टिकोण से देखने का प्रयास किया तमाम उदाहरणों के माध्यम से। अब आती है भाववाचक संज्ञा, तीसरा प्रकार इसका भाववाचक संज्ञा। तो देखिए, किसी भाव, अवस्था, गुण अथवा दशा के नाम को भाववाचक संज्ञा कहते हैं। कोई भाव हो, कोई अवस्था हो, कोई गुण हो, कोई दोष हो, उसे अपन क्या कहेंगे, यहां पर संज्ञा के नाम से पुकारते हैं। जैसे सुख, बचपन और सुंदरता। ये एक बेसिक तरीके से हम भाववाचक संज्ञा को यहां पर समझने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इसको और बेहतरीन तरीके से समझे तो ध्यान रहे कि भाववाचक संज्ञा हमेशा जो है एक, जैसे कि ये व्यक्तिवाचक और जो जातिवाचक संज्ञा थी, इसका अपना मूर्त रूप हमारे सामने होता है, मूर्त होती है ये, जिसे जिसे स्पष्ट कर ले, जिसे स्पष्ट किया जा सके, जिसे स्पष्ट किया जा सके, जो वास्तविक हो, भौतिक हो, फिजिकली वो हो, इसे अपन छू सकते हैं, वो मूर्त रूप होता है इसका, व्यक्तिवाचक संज्ञा का और जातिवाचक संज्ञा का। अर्थात अमूर्त भाव कैसे होते हैं, अमूर्त होते हैं। कैसे होते हैं, अमूर्त भाव हमेशा अमूर्त होते हैं। क्यों, क्योंकि उसे अपन छू नहीं सकते, जो छुआ ना जा, जो स्पर्श ना हो सके, जो स्पर्श न हो सके, जिसे छुआ ना जा सके, वो भाव है, जिसे अपन केवल फील कर सकते हैं, केवल एहसास कर सकते हैं। क्या होता है इसमें, केवल फील होगा। क्या होगा, ओनली फील होगा। सुख दुख अपन छू नहीं सकते, लेकिन ये है जिसे अपन सिर्फ महसूस करते हैं। क्या करते हैं, महसूस करते हैं। वो अपने आप में भाव होंगे, अमूर्त रूप होता है इसका, मूर्त रूप नहीं होता। वो आपके सामने भौतिक रूप से उपस्थित नहीं है, उसे छू नहीं सकते, आप सिर्फ महसूस करोगे। जिसे आप सिर्फ महसूस कर सकते हैं वो भाव होते हैं। ठीक है मित्रों, तो जैसे मैंने आपको मूर्त और अमूर्त रूप को यहां पर एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि मूर्त रूप में आपके सामने फिजिकली, भौतिक रूप से आपको कोई उपस्थित होगा तो वो रहेगा, और जो अदर है, जो अमूर्त है, जो केवल भाव के रूप में आपके सामने प्रस्तुत है, वो जैसे अपन देखते हैं सुख, दुख, घृणा, विश्वास, प्रेम, सुख दुख घृणा विश्वास प्रेम लज्जा,
हया, लज्जा, हया, सुख, दुख, घृणा, विश्वास, प्रेम, आशा, प्यास, ये जो है ये कुछ इस प्रकार की जो है एक अमूर्त रूप है हमारे सामने, ऐसे भाव है जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। स्नेह, ये सारी चीजें जो हैं वो कहीं ना कहीं, दया, ये क्या है? ये सिर्फ और सिर्फ एक भाव है जो हम महसूस कर सकते हैं। अर्थात ये भाववाचक संज्ञा में आपको ध्यान रखना होगा मूर्त और अमूर्त का। अर्थात जितने भी अमूर्त रूप होंगे वो इस टाइप से होंगे जिसको केवल फील किया जा सकता है। अर्थात सिर्फ हम वो हमारे मनोमस्तिष्क में जो है वो घूमते हैं, इसके अलावा उसका कोई भौतिकी रूप आपके सामने नहीं होता है, वो भाववाचक संज्ञा का रूप होता है। ओके मित्रों, तो इसी के साथ आज हमने जो है संज्ञा को बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास किया, प्रत्येक दृष्टिकोण से, प्रत्येक एंगल से, चाहे उसके भेद हो, चाहे उसकी भाषा हो, चाहे उसका शाब्दिक अर्थ हो। और भेद में व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक का जितना डिफरेंस करना चाहिए, जिस दृष्टिकोण से उसको देखना चाहिए, उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मैंने आपको यहां पर उस चीज को प्रेजेंट करने का पूरा प्रयास किया। आशा है कि आपको यहाँ पर बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। जातिवाचक के दोनों रूपों को, समुदायवाचक और द्रव्यवाचक को भी बेहतरीन उदाहरणों के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास किया, और फिर भाववाचक संज्ञा को भी यहाँ पर आपके सामने उपस्थित करने का प्रयास किया। आशा है मित्रों कि बिल्कुल आज का ये टॉपिक आपका संज्ञा बिल्कुल अच्छे से जो आप अंडरस्टैंड कर पाए होंगे, समझ पाए होंगे। तो इसी के साथ बेहतरीन इस कक्षा के माध्यम से हम आज के लिए इतना ही, इस कक्षा को यहीं पर ही आप समाप्त करते हैं और मिलते हैं अगली कक्षा में। जब तक के लिए नमस्ते, नमस्कार।